हेलो व्यूअर्स, दिस इज दीपक हियर। हमने लास्ट वीडियो में हमारा टॉपिक नंबर 8 जो था हमारा थर्मोडायनेमिक्स, लास्ट टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। थर्मो थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स जो है ऊष्मागतिकी हम कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद देखिए आपका टॉपिक या कहें चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 लिया है हमने दोलन एवं तरंगे, यानी कि वेव एंड ऑसिलेशंस, ठीक है। इसके क्वेश्चंस देखिएगा आप इस प्रकार से रहेंगे। सबसे पहले लिया अपन ने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि एक अनुप्रस्थ तरंग जो दी हुई है, हमें तरंग का समीकरण दिया हुआ है y बराबर y0 साइन 2 पाई बाई लेमडा vt माइनस एक्स से प्रदर्शित होती है। लेमडा के किस मान के लिए कण का वेग तरंग के वेग का 2 गुना होगा। सीबीएसई एआईपीएमटी परीक्षा 1998 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। चार ऑप्शंस दे रखे हैं इसने ABCD। सॉल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहले इसने दिया हुआ है कि y बराबर y0 साइन 2 पाई बाई लेमडा vt माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हमें इक्वेशन वेव इक्वेशन अनुप्रस्थ तरंग की समीकरण जो है दी गई है। तो समीकरण 1 का क्या करेंगे, x के सापेक्ष कर देंगे अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, अब y दिया है, y किसका समीकरण, मतलब जैसे हमारे तरंग फलन के विस्थापन का समीकरण है, ठीक है, विस्थापन का समीकरण है। अब विस्थापन के समीकरण का मैं जब x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो किसका समीकरण प्राप्त होगा, वेग का समीकरण प्राप्त होगा। किसका समीकरण मिलेगा हमें यहाँ पे, वेग का। तो dy बाई डी एक्स तो क्या आ जाएगा, y0 2 पाई बाई लेमडा v कोस 2 पाई बाई लेमडा vt माइनस एक्स, ठीक है। ये हमने x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो एक कण का अधिकतम वेग मैक्सिमम, यानी कि u मैक्सिमम कितना आ जाएगा, y0 2 पाई बाई लेमडा v। अब ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर कौन सा फलन है, कोसाइन फलन, ठीक है। तो आप जानते ही हो कि जैसे साइन x और कोस x के लिए इसका परिसर क्या होता है, -1 से 1, और इसके लिए भी परिसर क्या होता है, -1 से 1, यानी कि इसकी ये जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है, मिनिमम, ठीक है। और ये क्या होती है आपकी, मैक्सिमम। सेम इसके लिए भी ये क्या होती है, मिनिमम, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इसकी, 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा पार्ट यहाँ से cos 2 पाई बाई लेमडा वीटी माइनस एक्स का मैक्सिमम क्या मान क्या जाएगा, 1। इसका पूरे का मान क्या हो गया, 1, ठीक है। तो इसका u का मैक्सिमम मान क्या जाएगा, y0 2 पाई बाई लेमडा v। तो y बराबर साइन एक्स तथा y बराबर कोस एक्स का न्यूनतम मान, ये यहाँ पे भी लिखा है मैंने, अधिकतम मान। तो कण का अधिकतम वेग क्या हो जाएगा, 2 इंटू तरंग का वेग, ठीक है। इसने बोला है, ये कंडीशन दिया हुआ कि किसके लिए दुगना होगा। तो यहाँ पे रख देंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा देंगे। तो यहाँ जाएगा y0 2 पाई बाई लेमडा इंटू वी बराबर 2 इंटू वी। कुछ कटेगा कुछ बचेगा, क्या बचा, लेमडा बराबर पाई वाई नोट या y0, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन से होगा हमारा, ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, लेमडा इज इक्वल टू पाई वाई नोट या y0। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने दिया है कि एक बंद ऑर्गन पाइप P1 है का पहला अधिस्वरक तथा खुले ऑर्गन पाइप P2 का तीसरा अधिस्वरक किसमें है, अनुनाद यानी कि रेजोनेंस में है। किसमें है, रेजोनेंस में है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िएगा आप। बंद ऑर्गन पाइप, पहली बात तो क्या है, कैसा ऑर्गन पाइप है, बंद ऑर्गन पाइप है, उसका पहला अधिस्वरक तथा खुले वाले का, किसका, खुले ऑर्गन पाइप का तीसरा अधिस्वरक किसमें, अनुनाद में है। तो P1 और P2 की लंबाइयों का अनुपात इसने पूछा है। सीबीएसई एआईपीएमटी परीक्षा 1997 यानी कि 1997 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाए हैं P1 और P2। P1 तो है आपका बंद ऑर्गन पाइप, और P2 है आपका खुला ऑर्गन पाइप। खुला ऑर्गन पाइप के दोनों सिरे क्या होंगे, ओपन होंगे, और बंद वाले के एक सिरा क्या होगा आपका, बंद होगा, और एक सिरा क्या होगा, ओपन होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम प्रथम अधिस्वरक के लिए बंद पाइप की लंबाई क्या दे रखी है उसने, P1 दे रखी है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से क्या आ जाएगा, L1 बराबर 3 लेमडा बाई 4, इक्वेशन नंबर 1। तथा खुले पाइप में खुले अधिस्वरक के लिए पाइप की लंबाई क्या होगी, P2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, L2 बराबर 4 लेमडा बाई 2 बराबर 2 लेमडा, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगा दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P1 बाई P2 बराबर L1 बाई L2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 3 लेमडा अपॉन 4 इंटू 2 लेमडा बराबर कितना आया, 3/8। तो इसमें अनुपात क्या आ जाएगा, लंबाइयों का अनुपात 3:8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में इसने पूछा है कि एक द्रव्यमान m, दिया हुआ द्रव्यमान है स्मॉल m, एक भारहीन स्प्रिंग से ऊर्ध्वाधर पर लटका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्प्रिंग भी बना रखी है आपका। ठीक है, ये तो दीवार होगी, ठीक, और ये क्या होगी, भारहीन स्प्रिंग होगी जिसकी लंबाई कितनी है l। ठीक है, और इस पे ये m द्रव्यमान का पिंड जो है हमने छोटा सा लटका रखा है, और यह किससे n आवृत्ति से क्या कर रहा है, दोलन। अब ये दोलन गति कैसे करेगा, जैसे मैं इसको खींच के नीचे की तरफ छोड़ूंगा तो ये नीचे से वापस ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या करेगा, दोलन गति करेगा। ठीक, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी यदि द्रव्यमान बदलकर 4m कर दिया जाए। तो उसने m द्रव्यमान की कंडीशन में आवृत्ति क्या दी हुई है, n, और उस m द्रव्यमान को बढ़ा के क्या कर रहा है, 4m कर रहा है। तो उस कंडीशन में इसने पूछा है कि आवृत्ति पहले की तुलना में कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो CBSE AIPMT परीक्षा 1998 यानी कि 1998 का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। फिर चूंकि स्प्रिंग द्रव्यमान निकाय का आवर्तकाल बराबर क्या होगा, t मान लिया मैंने, और t का फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटा त्वरण। ठीक है, और आवृत्ति क्या होती है आपके आवर्तकाल का उल्टा, तो यानी कि n बराबर 1/t, यानी कि 1/2 पाई अंडर रूट के अंदर त्वरण बटा विस्थापन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n बराबर 1/2 पाई अंडर रूट के अंदर g। ठीक है, कौन सा त्वरण लगेगा, mg, यानी गुरुत्वीय त्वरण, और विस्थापन l। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग की साम्य अवस्था के लिए यानी कि इसमें दो तरह के बल लगेंगे आपके m पर। ये आपका जो m द्रव्यमान का ब्लॉक है, इस पे नीचे की ओर तो क्या लगेगा, mg, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, kx, यानी कि कौन सा बल, स्प्रिंग बल। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग की साम्य अवस्था के लिए क्या क्या आवश्यक होगी, कौन सी कंडीशन आवश्यक होगी कि KL बराबर mg। यहाँ पे kx जो लिखा है ना हमने, यानी कि विस्थापन, स्प्रिंग में होने वाला विस्थापन क्या लिया है मैंने, L लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो KL बराबर क्या आ जाएगा, mg। यहाँ से क्या मिलेगा, G/L बराबर K/m। ठीक है, जहाँ L क्या है, स्प्रिंग में विस्तार। ठीक है, और K क्या है हमारा, स्प्रिंग नियतांक यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट। तो समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, ये रही समीकरण 1। यहाँ से n बराबर 2 पाई अंडर रूट K/m। ठीक है, तो इसके बाद n किसके समानुपाती हुआ, सारे कांस्टेंट हटा दिए, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट और k कांस्टेंट है, तो ये आएगा n समानुपाती 1/m। ठीक है, तो इसी प्रकार ये तो n के लिए था, तो n1/n2 क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर m2/m1, जहाँ m1 का मान तो क्या है m, m2 का मान क्या है 4m, n1 का मान है n, और n2 का मान मुझे निकालना है। सारे मान कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, क्या आया, 1:2। तो ये किसका अनुपात आया, n और n2 का, तो n2 बराबर क्या आ गया मेरा, n/2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर n/2। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि जब किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग चलती है, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, दो प्रकार की तरंगें होती है। ठीक है, आपके एक तो होती है अनुदैर्ध्य तरंग, एक होती है आपकी अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, तो अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में किस फॉर्म में आपका जो है फर्क होता है, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया हुआ है। ये है अनुप्रस्थ तरंग का, ये अनुदैर्ध्य तरंग का। अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है, आपके कंपन जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, तरंग संचरण की दिशा, ये वाली क्या है, तरंग संचरण की दिशा है। तरंग संचरण की दिशा के अगर लंबवत कंपन हो रहे हैं तो कौन सी तरंग होगी, अनुप्रस्थ, और तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन हो रहे हैं तो कौन सी तरंग होगी, अनुदैर्ध्य तरंग होगी। तो चलती है तो कौन कौन सी विशेषता तरंग की चलने की दिशा में होगी, यानी कि कौन सी विशेषता उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में आपकी वेव जा रही है। CBSE AIPMT परीक्षा 1992 का क्वेश्चन है। ठीक है, और चार ऑप्शन ये रहे। सॉल्यूशन में देखिए मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर कि अनुदैर्ध्य तरंग में तरंग की गति के अनुदिश किसका संचरण होता है, ऊर्जा का संचरण होता है, तथा इसमें माध्यम में कोई विस्थापन नहीं होता। ठीक, रेखीय संवेग या द्रव्यमान पर तरंग के चलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, एक तो रेखीय संवेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, द्रव्यमान पर तरंग के चलने का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो द्रव्यमान इसमें आ रहा है, ठीक है, और इसमें भी द्रव्यमान आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, रेखीय संवेग, यानी कि ये गलत, ये गलत और ये गलत। क्या बचा, केवल ऊर्जा। यानी कि वास्तव में होता क्या है, आपके
ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक, ठीक है। और कण कैसे कंपन करेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग है ना, तो इसमें पार्टिकल तो अपनी जगह चेंज नहीं करेंगे, बस ये क्या करेंगे, एक दूसरे से वाइब्रेट करते हुए अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, आगे की ओर ट्रांसफर करते जाएंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक बंद ऑर्गन पाइप एक सिरे से तो बंद है और एक सिरे से खुला है में तीसरी अधिस्वरक बनती है, इस पाइप में बनेंगे। सीबीएसई एआईपीएमटी 1990 का क्वेश्चन है। अगर आपका एक बंद ऑर्गन पाइप लोगे आप, जो कि एक सिरे से क्या होता है, बंद होता है, अगर उसमें तीसरी अधिस्वरक बनती है तो उसमें क्या होंगे, 3 तो निस्पंद बनेंगे और 3 ही क्या बनेंगे, आपके प्रस्पंद बनेंगे। इसमें आपको तीसरी अधिस्वरक बन रही है ना, तो तीसरी अधिस्वरक में पहला तो क्या होता है, एक तो मूल आवृत्ति होती है, फिर प्रथम गुणावृत्ति, द्वितीय गुणावृत्ति, तृतीय गुणावृत्ति, उसके हिसाब से आपको इसको देखना है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। दो ट्रेन एक दूसरे की ओर समान वेग से आ रही है, ठीक है। दो ट्रेनें हैं जो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे मान लो ये आपकी ट्रेन ए है और ये आपका ट्रेन बी है, तो ये इस साइड जा रही है तो ये वाली इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। कैसे वेग से आ रही है, ये अगर v से है तो ये भी किससे आएगी, v से। ध्वनि का वेग कितना दिया हुआ है, 340 मीटर बटा सेकंड। यदि एक की सीटी की आवाज दूसरी ट्रेन को 9/8 गुना सुनाई देती हो तो ट्रेनों का वेग क्या होगा। सीबीएसई आईपीएमटी परीक्षा 1991 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे श्रोता द्वारा सुनी गई आभासी आवृत्ति का सूत्र क्या होता है, जनरल फॉर्म में v डैश बराबर v माइनस वी आई अपॉन वी माइनस वी एस और इनटू में v, जहाँ पे v क्या है आपका ध्वनि का वेग, जो कि इसने कितना दिया है 340 मीटर बटा सेकंड, ठीक है। और v क्या होता है हमारा स्रोत द्वारा उत्सर्जित ध्वनि की वास्तविक आवृत्ति, ठीक है। ये ट्रेन ए ट्रेन बी बना रखी है मैंने, ये एक तो क्या है आपका ऑब्जर्वर जो सुनेगा, और ये क्या है आपकी सोर्स जहाँ से आपकी सीटी की आवाज़ निकलेगी, और वी एस क्या है आपका स्रोत का वेग, वी आई क्या है श्रोता का वेग। प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है कि वी डैश बराबर कितना है 9/8 वी है, ठीक है। क्योंकि स्रोत तथा श्रोता विपरीत दिशा में गतिमान है अतः आभासी आवृत्ति क्या हो जाएगी। अब ये तो मैंने लिखा है आपका जनरल फॉर्म वाला फॉर्मूला, और यहाँ पे अपने कौन सा केस लिया, जहाँ पे इसके क्या बनते हैं, 4 केस बनते हैं, ठीक है। या तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, या फिर ये इस डायरेक्शन में होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा, या फिर ये इस डायरेक्शन में होगा, ये इसमें होगा, या फिर दोनों अपोजिट इस प्रकार से जाएंगे। तो आपके कैसे बनते हैं, 4 केस बनते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा वाला केस है, ये फर्स्ट वाला केस यहाँ पे इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वी डैश बराबर v इंटू वी प्लस वी आई अपॉन वी प्लस वी एस। सबके मान रख देंगे, वी डैश का मान यहाँ से पुट कर देंगे, ठीक है। सारे मान पुट करेंगे तो यहाँ से v का वैल्यू क्या मिल जाएगा मुझे, 20 मीटर बटा सेकंड। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर, 20 मीटर बटा सेकंड सही आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एक खींचा हुआ तार स्वरित्र के साथ 512 हर्ट्ज आवृत्ति के क्या करता है, दोलन कर रहा है, जबकि तार की लंबाई कितनी है, 0.5 मीटर है। यदि आवृत्ति 256 हर्ट्ज हो तो तार की लंबाई का मान क्या होगा, ये पूछा है हमसे सीबीएसई एआईपीएमटी परीक्षा 1993 यानी कि 1993 का एक क्वेश्चन है। मूल आवृत्ति क्या दी हुई है, v बराबर मूल आवृत्ति का सूत्र क्या होता है, v बराबर 1/12 अंडर रूट के अंदर t/m। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, जहां पे t क्या होता है आपका रस्सी में तनाव और m क्या होता है आपका रस्सी में प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, ठीक है। तो समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, v समानुपाती 1/L, ठीक है। ये समीकरण 1, 2 कांस्टेंट है, ठीक है, और tm ये भी क्या हो जाएंगे कांस्टेंट, तो v समानुपाती 1/L। तो यहाँ से इसी को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो VL बराबर कांस्टेंट, V1 L1 बराबर V2 L2, या इसी को कहूँ तो V1 V2 बराबर L2 बटा L1। तो इसी को मैंने यहाँ पे यूज़ में लिया है। तो V1 का मान कितना है 512 हर्ट्ज, L1 का 0.5 मीटर, V2 का 256 हर्ट्ज, सबके मान रखेंगे तो L2 का मान क्या मिलेगा मुझे 0.5 इंटू 2 यानी कि कितना आया 1 मीटर। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा 1 मीटर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एक खींचे तार में बनी तरंग की आवृत्ति कितनी है, 100 हर्ट्ज है, जबकि वह दृढ़ सिरे की ओर क्या करती है, चलती है। जब ये तरंग परावर्तन के बाद वापस आती है तो दृढ़ सिरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनेगी, एक नोड बनेगी, तो तरंग के वेग का मान होगा।
देखो ये मैंने थोड़ा सा डायग्राम बना के समझाया आपको, ठीक है। ये आपका क्या है, दृढ़ सिरा यानी कि फिक्स, किसी भी दीवार से फिक्स मान सकते हो आप, ठीक है। अब आपने जैसे मान लो ये आपका दृढ़ सिरा है, ठीक है, और इसमें आपने एक रस्सी को बांधा हुआ है ऐसे, और तरंग की आवृत्ति यानी कि ये पहले से हिल रही है, तो इसमें किसी आवृत्ति की तरंग आपके पहले से है, ठीक है। उसकी आवृत्ति क्या दी है, 100 हर्ट्ज, ठीक है। जबकि वह दृढ़ सिरे की ओर चलती है जब ये तरंग परावर्तन के बाद वापस, जब ये यहाँ पे आएगी तो यहाँ फाइनली दीवार से टकराकर वापस क्या होगी, लौटेगी। लौटने के बाद क्या बनेंगे, नोड्स बनेंगे। तो दृढ़ सिरे के 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनेगा, एक नोड बनेगा। तो तरंग के वेग का मान इसने पूछा है। तो दृढ़ सिरों पर क्या बनेगा, निस्पंद बनेगा, ठीक है। दो चीज बनती है, एक तो प्रस्पंद और निस्पंद। तो अतः दो निस्पंदों के बीच की दूरी क्या होती है, λ/2 होती है, और उसका मान कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो लैम्डा बराबर क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 मीटर। हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है आपका, n लैम्डा, मान रख देंगे तो v कितना है आपका, 20 मीटर बटा सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, 20 मीटर बटा सेकंड। देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि दो कारों की चाल दी हुई है, क्या दी हुई है, 22 मीटर बटा सेकंड तथा 16.5 मीटर बटा सेकंड है। ये दोनों विपरीत दिशाओं में एक दूसरे की ओर जा रही है, ठीक है। पहली कार का चालक क्या बजा रहा है, हॉर्न बजाता है, जिसकी आवृत्ति कितनी है, 400 हर्ट्ज है। यदि ध्वनि का वेग 340 मीटर बटा सेकंड है, तो दूसरी कार के चालक को इस हॉर्न की ध्वनि कितनी आवृत्ति की सुनाई देगी। नीट का 2017 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। काफी नया क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए इसका। जब स्रोत व श्रोता दोनों एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो आभासी आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होगा आपका, FA बराबर F0 इंटू V प्लस V0 अपॉन V माइनस VS। जहाँ पे F0 तो होगी आपकी स्रोत की वास्तविक आवृत्ति, VS होगा आपका स्रोत की चाल, और V नॉट होगी आपकी प्रेक्षक की चाल, और V क्या हो गया आपकी ध्वनि की चाल। हॉर्न की आवृत्ति F0 कितनी दी हुई है, 400 हर्ट्ज। द्वितीय कार में प्रेक्षक की चाल V0 बराबर कितनी है, 16.5 मीटर बटा सेकंड, ठीक है। थोड़ा सा मैंने डायग्राम बनाया आपका। और VS बराबर क्या हो जाएगा, 22 मीटर बटा सेकंड। तो द्वितीय कार में ड्राइवर द्वारा सुनी गई आवृत्ति का फॉर्मूला ये रहा, FA। यहाँ पे मान रख देंगे ये इनके सबके, ठीक है। तो मान रखेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, FA का मान 448 हर्ट्ज, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करके देख लेना, ठीक है। देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एक नलिका का एक सिरा क्या है, बंद है, ठीक है, और दूसरा सिरा कैसा है, खुला हुआ है। इसके दो निकटस्थ सन्नादी स्वरों की आवृत्तियां क्रमशः 220 हर्ट्ज तथा 260 हर्ट्ज है। तो इस निकाय की मूल आवृत्ति, इस निकाय की क्या मूल आवृत्ति क्या होगी, कितनी होगी। ये क्या है, नीट 2017 का हमारा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए इसका। बंद नली में NV सन्नादी आवृत्ति, ठीक है, बंद नली में NV सन्नादी आवृत्ति का सूत्र क्या होता है आपका, ये होता है F बराबर 2n-1 इंटू V अपॉन 4L, ठीक है। जहां पे n का मान क्या है, 1 2 अप टू इन्फिनिटी। किसी बंद नली में विषम सन्नादी स्वर ही क्या होते हैं आपके, उत्पन्न होते हैं, ठीक है। विषम सन्नादी स्वर ही क्या होंगे, उत्पन्न होंगे। तो क्या होगा, प्रश्नानुसार दो समीपस्थ सन्नादी स्वर जिनकी आवृत्तियां क्या है, 220 हर्ट्ज तथा 260 हर्ट्ज है, ठीक है। तो दोनों के लिए इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ पे मान रख देंगे, दोनों के दो इक्वेशंस बनेगी। पहली ये रही, दूसरी ये रही, ठीक है। फिर समीकरण एक में से दो को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाने पे क्या आएगा, निकाय की मूल आवृत्ति V/4L बराबर क्या आया, 20 हर्ट्ज प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये यहाँ इसको सोल्व करेंगे ना लेफ्ट हैंड साइड को, तो इससे क्या मिलेगा, V/4L, और ये क्या होती है आपकी मूल आवृत्ति का फॉर्मूला होता है, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 20 हर्ट्ज। तो सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 20 हर्ट्ज। देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। कोई लोलक एक काफी ऊंचे भवन की छत से क्या हुआ है, लटका हुआ है, और सरल आवर्त दोलक की भांति मुक्त रूप से क्या हो रहा है, आगे पीछे गति कर रहा है। माध्य स्थिति से 5 मीटर की दूरी पर इसके गोलक का त्वरण 20 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर है। तो दोलन का आवर्तकाल पूछा है, नीट 2018 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम बनाया मैंने, ये आपकी दीवार हो गई, ये आपका दोलक हो गया, ठीक है। फिर काफी ऊंचे भवन, ये ज्यादा ऊंचा तो नहीं है पर ठीक है, मान लो कि ज्यादा ऊंचा है, ठीक। तो और सरल आवर्त दोलक की भांति, सरल आवर्त दोलक यानी कि जैसे मान लो यहाँ पे कोई ब्लॉक है m द्रव्यमान का, तो सरल आवर्त गति कैसे करेगा, लीनियर मोशन करेगा ऐसे।
जबकि आपका जो ये दोलक है ये तो ऐसे गति कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये माध्य स्थिति से विपरीत और गति कर रहा है, तो इसको सरल आवर्त गति की तरह अपन मान सकते हैं, ठीक है। जहां पे ए कितना है 20 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर दे रखा है इसने, ठीक। तो मोड ऑफ ए बराबर क्या होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, इक्वेशन नंबर 1। एक्स का मान कितना है 5 मीटर, मोड ऑफ ए कितना है 20 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है, ठीक है। समीकरण 1 से क्या निकाल लेंगे, ओमेगा का मान कितना है 2 रेडियन बटा सेकंड। यहाँ पे मैंने सॉरी एक चीज बताना भूल गया आपको कि सरल आवर्त गति के लिए वस्तु का त्वरण का सूत्र क्या होता है, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहाँ पे ओमेगा क्या होती है आपकी कोणीय आवृत्ति होती है। तो आवर्तकाल टी बराबर क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है, फॉर्मूला होता है आपको याद रखना है। तो टी बराबर कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 2, तो टी का मान कितना है पाई सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर पाई सेकंड। देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 या 12। किसी खुले ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति किसी बंद ऑर्गन पाइप के तृतीय गुणावृत्ति या सन्नादि की आवृत्ति के क्या है समान है। यदि बंद ऑर्गन पाइप की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर है, तो खुले ऑर्गन पाइप की लंबाई क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, नीट 2018 का क्वेश्चन है। तो खुले ऑर्गन पाइप के लिए मूल आवृत्ति क्या होती है एफ बराबर वी बाई 2 एल होती है। तो एल बराबर क्या है जहाँ पे खुले ऑर्गन पाइप की लंबाई। तो बंद ऑर्गन पाइप की तृतीय सन्नादि के लिए क्या आ जाएगा एफ डैश बराबर 3v बटा 4l डैश, जहाँ पे एल डैश क्या है आपकी बंद ऑर्गन पाइप की लंबाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एफ डैश किसके बराबर है एफ के, दोनों को साइड बाय साइड रख के बराबर कर दिया। एल का मान आया 2/3 एल डैश। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल डैश का मान कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मान रख के किसके, यहाँ पे मान रख के एल का मान निकालेंगे जो कि कितना है मेरा 13.3 सेंटीमीटर। तो सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 13.3 सेंटीमीटर। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 800 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाला कोई सायरन किसी प्रेक्षक के साथ किसी चट्टान की ओर 15 मीटर बटा सेकंड इनवर्स की चाल से क्या है गतिमान है। तब उस ध्वनि की आवृत्ति जिसे चट्टान से परावर्तित प्रतिध्वनि के रूप में वह प्रेक्षक सुनता है क्या होगी। वायु में ध्वनि की चाल दे रखी 330 मीटर बटा सेकंड, ठीक है। नीट फेज फर्स्ट 2016 का ही क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैंने डायग्राम बनाया, यहाँ पे आपकी चट्टान बना दी, ये आपकी कार बना दी, ये आपका जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, रुका हुआ है, ठीक है। वैसे आपका सोर्स भी यही है और ऑब्जर्वर भी कार में बैठा है। तो जो आवृत्ति है आपकी पहले तो इधर जाएगी चट्टान के पास, ये इससे टकराएगी और वापस इसको सुनाई देगी कार में बैठे व्यक्ति को। और v कितना दिया हुआ है 15 मीटर बटा सेकंड की रफ्तार से जा रही है कार। ध्वनि की आवृत्ति का सूत्र क्या हो जाएगा एफ डैश बराबर v अपॉन v माइनस वी एस इंटू एफ, ठीक है। जहाँ पे f क्या है आपकी स्रोत की वास्तविक आवृत्ति जो कि कितनी है 800 हर्ट्ज, यानी कि जो ये कार से जो वेव्स, जैसे यहाँ पे ये कार है ना, तो कार से जो ध्वनि निकल रही है उसकी आवृत्ति तो कितनी है 800 हर्ट्ज की। और v क्या है आपका ध्वनि का वेग 330 मीटर बटा सेकंड और vs है आपका स्रोत का वेग 15 मीटर बटा सेकंड। तो यहाँ से एफ डैश का मान इन सब के मान यहाँ पे पुट कर देंगे फॉर्मूले में, ठीक है। तो एफ डैश का मान कितना आ जाएगा आपका 838.09 हर्ट्ज, ठीक है। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली बोल सकता हूँ 838 हर्ट्ज, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शंस भी 800 के इक्वल है, लेकिन 838 के इक्वल लगभग यही आएगा, 0.09 का फर्क है थोड़ा सा, लेकिन उसने ऑप्शन में दिया नहीं है। तो ठीक है 838 हर्ट्ज अपना क्या होगा सही आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसको भूल जाओ आप, 7वां नंबर नहीं है 14 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ। एक स्प्रिंग कमानी का कमानी स्थिरांक थोड़े ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गई आपकी, या आप बोल सकते हो इसे स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। इसका मान क्या है k है। इसको 3 भाग में क्या कर दिया हमने काट दिया गया है, जिनकी लंबाइयों का अनुपात कितना है 1:2:3 है। इन तीनों भागों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संयोजन का कमानी स्थिरांक k डैश तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर k डबल डैश है। तो अनुपात k डैश अनुपात k डबल डैश का मान होगा। नीट 2017 का ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए इसका, जब स्प्रिंग का विभाजन छोटे टुकड़ों में कर दिया जाता है तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है परिवर्तित हो जाता है आपका। तो जब स्प्रिंग का विभाजन 1:2:3 के अनुपात में कर दिया जाता है तथा उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो परिणामी बल नियतांक कैसे प्राप्त होगा 1/k डैश बराबर 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। और यहाँ से k डैश का मान कितना आ जाएगा
x 2x 3x अनुपात दिया हुआ उसने, ठीक है। तो यहाँ से मैंने k1 बराबर मान लिया x, k2 हो गया 2x, k3 हो जाएगा 3x, तो k डैश का मान कितना आया मेरा 6x। तो समांतर क्रम में कुल बल नियतांक कितना हो जाएगा, k डबल डैश बराबर ये होगा हमारा x प्लस 2x प्लस 3x, कितना हुआ 6x। तो अभिष्ट अनुपात कितना आ जाएगा, k डैश और k डबल डैश का 1:11, ठीक है। तो कितना होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही आंसर, 1:11। देखो मैंने आपको ये फॉर्मूला भी बताया यहाँ पे, स्प्रिंगों का श्रेणीक्रम संयोजन, यानी कि स्प्रिंग के टुकड़ों को लगभग आप इस प्रकार जोड़ोगे तो इसके लिए तुल्य स्प्रिंग नियतांक अगर k इक्विवेलेंट होगा तो उसका मान कैसे निकालेंगे, k इक्विवेलेंट 1/k इक्विवेलेंट बराबर 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस 1/k4। अगर इन्हीं स्प्रिंगों का समांतर क्रम संयोजन करोगे आप कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो इनका कुल बल नियतांक यानी कि k इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4 के। यह आपका जब 12वीं क्लास में आप प्रतिरोध वाला चैप्टर पढ़ोगे ना तो उसका जस्ट अपोजिट है। वहाँ पे प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम में ये वाला फॉर्मूला लगता है और समांतर क्रम में ये वाला फॉर्मूला लगता है। इसी प्रकार से आपका संधारित्र के लिए भी होता है एक फॉर्मूला, ठीक है, तो उसको भी आप 12th क्लास में पढ़ोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। किसी कमानी का ऊपरी सिरा कैसा है, स्थिर है, रुका हुआ है। ये जैसे यहाँ पे अपन ने फिक्स कर दिया तो कैसा हो गया, फिक्स हो गया। तथा निचले सिरे से स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड क्या रखा है, हमने लटका रखा है। ये लटका दिया यहाँ पे m द्रव्यमान का पिंड। तो कमानी का अपना द्रव्यमान क्या है, नगण्य है। कमानी के निचले सिरों को थोड़ा सा खींचकर छोड़ देने से द्रव्यमान m का पिंड क्या कर रहा है, दोलन करेगा। तो इसके दोलनों का आवर्तकाल कितना दिया हुआ है, 3 सेकंड है। तो m का मान 1 किलोग्राम बढ़ाने पर दोलनों का आवर्तकाल 5 सेकंड हो जाता है। तो m का मान किलोग्राम में क्या होगा। नीट फेज सेकंड 2016 का क्वेश्चन है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, ठीक है। वहां पे अपने m द्रव्यमान का पहले था ब्लॉक, उसको 4m द्रव्यमान किया था। तो उसकी आवृत्ति का मान पूछा था उसने कि पहले आवृत्ति n थी और आगे आवृत्ति कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ क्या लिया, केस फर्स्ट। जब आवर्तकाल t1 था तो 2π/m/k इक्वेशन नंबर 1। केस सेकंड देखिए इसका, यदि द्रव्यमान m का मान 1 किलोग्राम बढ़ा दिया तब क्या होगा, m की जगह क्या लिख देंगे m+1 और आवर्तकाल क्या हो जाएगा t2। तो समीकरण 2 को 1 से क्या कर दिया, विभाजित किया, तो ये मिला इक्वेशन। इसमें t1 का मान कितना है 5 सेकंड और सॉरी t2 का मान 5 सेकंड और t1 का मान 3 सेकंड। सबके मान रखेंगे तो m का मान कितना आ जाएगा 9/16 किलोग्राम। तो सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 9/16 किलोग्राम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ये 13 नहीं है 16 है। दो विस्थापनों y1 बराबर a sin ओमेगा टी तथा y2 बराबर b cos ओमेगा टी के अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी गति, चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। सीबीएसई एपीएमटी, ये शायद आपका एग्जाम कैंसिल हो गया होगा, 2015 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि y1 बराबर a sin ओमेगा टी और y2 बराबर b cos ओमेगा टी। इसी को मैं चेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूँ b sin ओमेगा टी प्लस π/2। कैसे लिखा, क्योंकि साइन और कोस यानी कि साइन एक्स और कोस एक्स एक दूसरे के क्या होते हैं, आपके पूरक होते हैं। क्या होते हैं, पूरक होते हैं, बस ऐसे बोल सकते हो आप, पूरक होते हैं। यानी कि जब मैं चेंज लाइन से कहीं पर भी जाऊंगा, जैसे यहाँ पे एंगल होता है 0, यहाँ पे होता है π/2, यहाँ होता है पाई, यहाँ होता है आपका 3π/2। तो मैं π/2 से इधर जाऊं या इधर जाऊं या इससे इधर जाऊं या इससे इधर जाऊं, तो मेरा मान अगर साइन होगा तो कोस में चेंज हो जाएगा, कोस होगा तो साइन में चेंज हो जाएगा। पूरक कोण में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। तो ये उस हिसाब से मैंने लिखा आपका। तो चूंकि साइन ओमेगा टी प्लस π/2 क्या होता है आपका कोस ओमेगा टी, तो परिणामी विभाजन क्या हो जाएगा आपका, सॉरी विस्थापन क्या हो जाएगा, y बराबर y1 प्लस y2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √a² प्लस b² साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो अतः अध्यारोपित तरंग की गति सरल आवर्त गति होगी, जिसका आयाम क्या होगा आपका √a प्लस b √a² प्लस b²। जैसे आपको मान लो कोई वेव इक्वेशन दी है, जैसे y बराबर a साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये क्या दी हुई है आपको, वेव इक्वेशन दी हुई है। तो y बराबर a साइन ओमेगा टी में जो आपका ये a होता है ना, ये क्या होता है आपका आयाम, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अधिकतम विस्थापन। अधिकतम विस्थापन भी इसको अपन बोलते हैं, ठीक है।
तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा, √a² प्लस b²। आयाम की तरल नहीं है, ये सरल है। तरल और गति तो कुछ होता ही नहीं है, सरल और गति होती है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। किसी खुले ऑर्गन पाइप के द्वितीय अधिस्वरक की आवृत्ति एल, कैपिटल एल लंबे बंद पाइप के प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति के बराबर है, तो खुले पाइप की लंबाई पूछी है। नीट फेज सेकंड 2016 का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। किसी खुले ऑर्गन पाइप में उत्पन्न स्वरों की आवृत्ति क्या होती है? न्यू, खुले वाले पाइप के लिए n/2l इंटू वी, जहां पे n का मान क्या होगा आपका? 1 2 3, यानी कि आप बोल सकते हो n बिलोंग्स टू कैपिटल N या प्राकृत संख्या, ठीक है। द्वितीय अधिस्वरक के लिए क्या आएगा? n बराबर 3, तो न्यू 1 यानी पहले पाइप के लिए, खुले वाले के लिए क्या आ जाएगा? 3v/12l1, इक्वेशन नंबर 1, जहां पे L1 क्या है? खुले ऑर्गन पाइप की आपकी लंबाई है। तो एक सिरे से बंद पाइप के लिए उत्पन्न स्वरों की आवृत्ति का सूत्र होता है न्यू बंद वाले पाइप के लिए 2n+1/4l इंटू वी, जहां पे n के मान क्या होंगे? n बराबर 0 1 2 3। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली कि इसने द्वितीय अधिस्वरक बोला है, ठीक है। तो पहला तो क्या होगा आपका? मूल अधिस्वर होगा, तो उसको आप अधिस्वर में काउंट नहीं करोगे, ठीक है, वो मूल स्वर है। तो द्वितीय अधिस्वरक यानी कि ये तो मूल हो गया, अब ये हो गया प्रथम, ये हो गया द्वितीय। तो द्वितीय के लिए n का मान क्या होगा आपका? 3। इसी प्रकार यहाँ पे ये क्या होगा? मूल, और ये क्या होगा? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो इसमें बोला है इसने प्रथम अधिस्वरक, तो प्रथम का मतलब n बराबर 1, तो n बराबर 1 यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा? 3v/4l, इक्वेशन नंबर 2, जहाँ l क्या है? आपके बंद ऑर्गन पाइप की लंबाई। तो न्यू 1 खुला किसके बराबर है? न्यू 2 बंद के, मान रखेंगे दोनों को बराबर करेंगे तो L1 बराबर क्या है? 12। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी 2l। अभी मैंने थोड़े टाइम पहले बताया था बंद और खुले ऑर्गन पाइप का आपका एक तो बंद और खुला ऑर्गन पाइप इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। एक डॉपलर इफेक्ट, ठीक है, डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एक सिरे पर बंद तथा दूसरे सिरे पर खुला कोई वायु स्तंभ है किसी स्वरित्र द्विभुज के साथ, उस समय अनुनाद करता है जब इस वायु स्तंभ की कम से कम लंबाई कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। इसी स्वरित्र द्विभुज के साथ अनुनाद करने वाले स्तंभ की अगली लंबाई क्या होगी? नीट फेज फर्स्ट 2016 का एक क्वेश्चन है, तो मैंने बनाया, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा डायग्राम। वायु स्तंभ की न्यूनतम लंबाई वायु स्तंभ की मूलभूत स्पंदन पर निर्भर करती है, यानी कि उसकी जो न्यूनतम लंबाई है वो स्तंभ की मूलभूत स्पंदन यानी कि उसकी मूल अधिस्वर क्या है उस पर निर्भर करती है। तो L मिनिमम बराबर क्या आ जाएगा? λ/4। तो L मिनिमम का मान रख दिया मैंने 50 सेंटीमीटर बराबर λ/4, तो यहाँ से लैम्डा का मान कितना मिला? 200 सेंटीमीटर। और स्वरित्र त्रिभुज के साथ, त्रिभुज है, त्रिभुज नहीं है, द्विभुज, ये ऐसा होता है आपका त्रिशूल जैसा द्विभुज। इसको किसी सॉलिड सरफेस से जब ऐसे चोट करते हैं तो ऐसे कंपन करता है, ठीक है, और इससे क्या निकलती है? आवृत्ति निकलती है। तो स्वरित्र द्विभुज के साथ अनुनाद करने वाले स्तंभ की अगली बड़ी लंबाई क्या होगी? L बराबर λ/4 प्लस λ/2। तो क्या मिला? 3λ/4, लैम्डा का मान रखा तो कितना है मेरा? 150 सेमी या 150 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर? 150 सेंटीमीटर। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, ये 16 नहीं है, 19 है, ठीक है। यदि वायु में ध्वनि का वेग कितना है? 340 मीटर बटा सेकंड हो तो 1250 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले 85 सेंटीमीटर लंबे एक सिरे पर बंद नलिका या पाइप में वायु स्तंभ के संभव प्राकृतिक दोलनों की संख्या क्या होगी? CBSE IPMT परीक्षा 2014 का एक क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए इसका। एक सिरे से बंद नलिका के लिए क्या होगा? Fn बराबर NV/4l, जहां n क्या है? आपकी विषम संख्या है, जहां v क्या है? आपका वायु में ध्वनि का वेग कितना है? 340 मीटर बटा सेकंड, l का मान 85 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लिया, Fn बराबर n, सबके मान रख दिए, Fn बराबर क्या है? n इंटू 100। तो यदि n क्या है? एक विषम संख्या है, अतः दी गई शर्तों के लिए n का मान केवल क्या हो सकता है? 11 तक हो सकता है, क्योंकि n बराबर 13 के लिए शर्तें मान्य नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि Fn बराबर क्या है? n इंटू 100, ठीक है,
और ध्वनि का वेग कितना, यहाँ इसको कितना करना है, 1250 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए अब देखो, अगर मैं n बराबर 11 रखूँगा तो कितना आएगा मेरे पास, 1100 हर्ट्ज। और अगर मैं 13 रखता हूँ तो 13 पे क्या जाएगा, 1300 हर्ट्ज। और 1250 से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, तो 1300 क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। तो n की पॉसिबल वैल्यूज़ 1 3 5 7 9 11, तो कितने होंगे प्राकृतिक दोलन आपके, 6 हो जाएंगे। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 6 संभव प्राकृतिक दोलन होंगे यहाँ पे हमारे, ठीक है। तो ये जो था आपका आज के टॉपिक का क्या था, लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। और ये वाला टॉपिक भी क्या हो जाता है आपका, कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ हमने क्या किया, क्लास 11 के नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।